नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वक्फ संशोधन बिल को संसद की संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है। याद कीजिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अदानी समूह को लेकर मीडिया में कई पर्दाफाशी रिपोर्ट आई, तब विपक्ष ने इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की पुरजोर मांग की। वक्फ की जमीन पर केवल माफिया का कब्जा नहीं है, सरकारों का भी है। एक सरकार नहीं, कई राज्य सरकारों का। क्या इसके बारे में यह नया कानून कुछ कहता है? केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने वक्फ की जमीन पर अपने दफ्तर तक बना लिए, वक्फ की इजाजत के बिना उसे प्राइवेट पार्टी को लीज पर दिया। कानून में कहा गया है, और इस्लामी कानून भी यही कहता है कि आप जिस जमीन के मालिक नहीं हैं उस जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। ऐसे कितने लोगों ने किया होगा? फिर वक्फ की जमीन की मालिक सरकार क्यों बन जाती है? यह किस कानून के तहत बन जाती है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि समिति ने यह भी देखा है कि देश भर में सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। अतिक्रमण के दो स्वरूप हैं: संपत्ति को बिना किसी किराए या किसी भी प्रकार का कोई पैसा दिए पूरा का पूरा हड़प लेना। दूसरा, अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति बहुत ही मामूली किराया दे जिसमें दशकों से कोई बदलाव ना हुआ हो। निजी अधिग्रहण की संख्या बहुत अधिक है, ये देश भर में फैले हैं और कानूनी दांवपेच में उलझे हैं। यह देखा गया है कि प्रादेशिक और सरकारी विभागों के रवैये के कारण उन कल्याणकारी उद्देश्यों का बड़े स्तर पर पतन हो रहा है जिनके लिए वक्फों का निर्माण किया गया था। सच तो यह है कि सरकार द्वारा वक्फ जमीनों का अधिग्रहण प्राधिकरणों के लिए ना सिर्फ शर्म की बात है, बल्कि यह निजी अधिग्रहण करने वालों का साहस बढ़ा देती है और मुस्लिम समुदाय की स्थिति में सुधार और पुनर्निर्माण में रुकावट का काम करती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वक्फ की जमीन खाली कर दें या बाजार की दर से उन्हें किराया दें। इसके बाद से किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। मंत्री जी ने इसका जिक्र नहीं किया, किरण रिजिजू ने, कि वक्फ की संपत्ति पर सरकारों ने भी खूब कब्जा किया है। सरकारों ने राज्य वक्फ बोर्ड के गठन की परवाह भी नहीं की, ना उनकी इजाजत लेनी जरूरी समझी। अगर सरकार की नीयत में ईमानदारी होती तो वह बताती या ऐसा प्रावधान करती कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सरकार अब नहीं करेगी और जिन मामलों में सरकार ने किया है उसे लौटा देगी। रिसर्च के दौरान यह निकल कर आया कि अदालत से जीत जाने के बाद भी कुछ मामलों में वक्फ की संपत्ति वापस नहीं की जाती है, जबकि कुछ मामलों में की गई है। यह जो बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड मुकदमेबाजी में फंसा है, तो उसका एक बड़ा कारण खुद सरकार भी है। एक और कारण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसने कई जगहों पर संरक्षण के आधार पर मस्जिदों और दरगाहों की जमीनों का अधिग्रहण किया है। इसे लेकर भी तमाम वक्फ बोर्ड कोर्ट गए हैं और जाहिर है मुकदमों की संख्या इन वजहों से भी ज्यादा होती होगी। सर, टोटल केस ट्राइब्यूनल्स के अंदर में 12,792 केसेस आज वक्फ बोर्ड्स में पेंडिंग है। 19,207 ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। क्यों इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही पड़े रहे? आप सोचिए सर। इसलिए सर टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। क्या मोदी सरकार ने 10 साल में ऐसा कुछ भी किया कि सरकार अपने अधिग्रहण को, अपने कब्जे को वापस ले और वक्फ की जमीन लौटा दे? तो मंत्री किरण रिजिजू जी को बता देना चाहिए। क्या उनकी या उनकी पार्टी की सरकार ने, राज्य सरकार ने वक्फ की कोई जमीन खुद से खाली की है और बाजार दर से किराया देने का
फैसला किया है। अब अगर सरकार ही कब्जा करे, अधिग्रहण कर ले, किराया बाजार की दर पर ना दे, तो वक्फ बोर्ड जमीन से हजारों करोड़ की आमदनी कैसे करेगा, जिसका दावा मंत्री जी कर रहे हैं कि सही से अगर इसका प्रबंध किया जाए तो 12,000 करोड़ सालाना कमाई हो सकती है, जिससे गरीब मुसलमानों की आर्थिक मदद की जा सकती है। अव्वल तो सरकार अगर मदद चाहती है करना तो 12,000 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, खुद से इंतजाम कर सकती थी। यूपीए 2 के दौर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री KR रहमान खान ने एक बिल पेश किया था, एविक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। यह बिल पेश हुआ मगर पास नहीं हो सका। इसके हिसाब से वक्फ की जायदादों को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया जाए, जिसे बिना नोटिस के ही खाली कराई जा सके। वह बिल पास नहीं हुआ तो क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कराना चाहेगी, फिर से पुनर्जीवित कर, ताकि जो वक्फ की जमीनों पर सरकार ने कब्जा किया है उसे पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर सरकार से भी वक्फ बोर्ड वापस ले लें। तो इससे तो बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी खाली हो जाएंगी। सच्चर कमेटी ने तो यह भी लिखा है कि ऑल इंडिया वक्फ सर्विसेज होनी चाहिए। किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी का कितनी बार हवाला दिया, कम से कम इस पर भी बता देते कि क्या सरकार ऐसा करेगी। तो अपने हिसाब से मंत्री जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या उदाहरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब्दुल रहमान की किताब है डिनायल एंड डेप्रिवेशन। इस किताब से हमने कुछ जानकारी ली है जो बताना चाहते हैं। अब्दुल रहमान ने अपनी किताब में हैदराबाद से 2 उदाहरण दिए हैं। एक कांग्रेस की YSR रेड्डी की सरकार के समय का उदाहरण है और दूसरा TDP की चंद्राबाबू नायडू सरकार के समय का उदाहरण है। अब्दुल रहमान ने लिखा है कि 2004 में हैदराबाद के दरगाह हुसैन शाह वली की 1600 एकड़ जमीन कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दी गई, वो भी मामूली दरों पर, जबकि इसकी बाजार में कीमत 32,000 करोड़ तक बताई जाती है। वक्फ बोर्ड ने इसे लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में केस किया और ट्रिब्यूनल ने सौदा रद्द कर दिया। तब सरकार और कंपनियां हाई कोर्ट चली गईं। 2012 में हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सही माना। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। इस मामले में अंतिम फैसला आया या नहीं, इस केस की लेटेस्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। आंध्र प्रदेश में ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने शमशाबाद में वक्फ की 1100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी, नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। रहमान ने लिखा है कि बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के ही जमीन दे दी गई। वक्फ बोर्ड को उचित मुआवजा भी नहीं मिला। वो पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, इस सरकार की नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण कई राज्यों से दिए जा सकते हैं। जब यह हाल होगा तब कोई भी वक्फ बोर्ड अपनी जमीन से पैसा कैसे कमाए। इसलिए वक्फ बोर्ड की आमदनी की चिंता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर संदेह भी होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि वक्फ बोर्ड में सब ठीक चल रहा है। वहां भी राजनीति है, घपले हैं, घोटाले हैं। लेकिन इस वक्त जब राजनीति बहुत बारीक तरीके से जमीन के पीछे पीछे चल रही है, कहां कहां जमीन है, इन जमीनों को किस किस को दिया जा सकता है, चहेते लोगों के हाथ में सरकारी जमीनें थमाई जा रही हैं, आप इनकार नहीं कर सकते कि वक्फ की जमीन पर दूसरी तरह से नजर नहीं लगाई जा रही हो। अक्सर मांग होती है कि एक ही जाति के सदस्य क्यों होते हैं, इनमें पिछड़ी और अनुसूचित जाति के भी होने चाहिए। जब यही करना संभव नहीं हो पा रहा है या बड़ा काम हो जा रहा है, इन्हीं उदाहरणों को देकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को डालने का विरोध किया जा रहा है। कोई कानून ऐसा नहीं होता जिसमें 2-4 अच्छी बातें नहीं होती, हर कानून में होती हैं, इसमें भी होंगी और हैं। जो भी है वो सच्चर कमेटी ने पहले भी सुझाई है। सच्चर कमेटी का ही सुझाव था कि सरकार कुछ वक्फ जमीनों को कमर्शियल रूप से विकसित करे जिससे उसे आमदनी हो। मनमोहन सिंह सरकार ने इस सुझाव को मानते हुए जनवरी 2014 में NAWADCO नवाडको यानी नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया, गठन किया। 500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी दी गई। इस कंपनी का उद्देश्य था स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में सहायता करना। अंत में इसका क्या हुआ, मुझे इसके बारे में नई जानकारी नहीं है।
लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को बताना चाहिए कि उनकी सरकार के 10 साल में इस दिशा में नाबार्ड के मामले में क्या प्रगति हुई है। यह मामला बहुत व्यापक है और मेरी जानकारी और समझ सीमित है। अगले किसी वीडियो में बाकी कमी पूरी कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।